हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा बडी अगेन। एंड इस वीडियो में हम लोग समझेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं जावा में। हमने इससे पिछले लेक्चर में देखा था लिटरल्स क्या होते हैं, और अब उसके आगे हम देखेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो व्हाट इज़ अ वेरिएबल? तो वेरिएबल क्या होता है? किसी भी प्रोग्राम में इट इज़ अ कंटेनर इन अ प्रोग्राम दैट कैन होल्ड वैल्यूज़। किसी भी प्रोग्राम में वेरिएबल्स जो होते हैं वो कंटेनर की तरह होते हैं। कंटेनर मतलब जिसमें आप कुछ रख सकें। तो प्रोग्राम में हमें इन कंटेनर्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें वैल्यूज़ यानी लिटरल्स जो हमने अभी पढ़े थे पिछले लेक्चर में, उन लिटरल्स या उन वैल्यूज़ को हमें कहीं रखना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है। तो उसको आप कहाँ स्टोर करेंगे? उसको आप किसी कंटेनर में स्टोर करेंगे, और वो कंटेनर कहलाता है वेरिएबल। Variables must have some type specified that tells the type of values it will hold, and this is represented by the data type. तो ये जो वेरिएबल्स आप लोग बनाते हैं प्रोग्राम में, इन वेरिएबल्स का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है टाइप। टाइप का मतलब कि किस टाइप के डेटा को, किस टाइप की वैल्यू को, लिटरल को स्टोर करेगा अपने अंदर। आपने अभी पिछले लेक्चर में लिटरल्स पढ़े थे, तो लिटरल्स के टाइप्स पढ़े थे, कितने टाइप के लिटरल्स होते हैं। तो लिटरल्स क्या हैं? वो वैल्यूज़ हैं, वो कॉन्स्टेंट्स हैं जो आप अपने प्रोग्राम में स्टोर करेंगे। तो उनको स्टोर करने के लिए जिस टाइप का लिटरल आपको स्टोर करना है, जिस टाइप की वैल्यू आपको स्टोर करनी है, उसी टाइप का आपको वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो वहाँ पे हम बात करेंगे डेटा टाइप्स की। तो डेटा टाइप्स आप पहले पढ़ चुके हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, एंड हम लोग को आगे पढ़ना है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो वो हम आगे के लेक्चर्स में आपको बताएंगे। The value or content of the variable can change during the execution of the program, hence the name variable. अब ये जो वैल्यू या ये जो लिटरल या ये जो कंटेंट आप स्टोर करते हैं प्रोग्राम में, ये आपका प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान, जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा, रन हो रहा होगा, तो ये वैल्यू चेंज हो सकती है। यानी जिस कंटेनर में आपने इसको रखा है, उस कंटेनर की जो वैल्यू है, उस कंटेनर का जो कंटेंट है, उसकी जो लिटरल वैल्यू है, वो चेंज हो सकती है। और इसीलिए इस कंटेनर को क्या कहा जाता है? वेरिएबल कहा जाता है, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, इस कंटेनर की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, ये चेंज हो सकती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। जैसे कि कोई ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो जो वैल्यू से आपने ऐड किया, सम कुछ और आएगा। अगर उस सम को आप वापस उसी कंटेनर में स्टोर करेंगे तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसलिए इस कंटेनर को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल्स कहाँ पे हमें हेल्प करते हैं? वेरिएबल्स हेल्प इन परफॉर्मिंग ऑपरेशंस, जैसे अरिथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, आपकी ट्रुथ और फॉल्स डिसीजन लेना, ये सारे ऑपरेशंस हैं। ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने में वेरिएबल्स हमारी मदद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो डेटा को स्टोर करते हैं जिसमें हम ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा दे हेल्प इन स्टोरिंग यूज़र इनपुट, यानी यूज़र जो इनपुट देगा प्रोग्राम में, वो भी तो कहीं स्टोर होना चाहिए, किसी कंटेनर में जाना चाहिए। तो वो वैल्यू कहाँ जाएगी? वो वैल्यू एक वेरिएबल में जाएगी या कंटेनर में। एंड मैनेजिंग द डेटा इन द प्रोग्राम, तो जो भी ऑपरेशंस आपके प्रोग्राम में हो रहे हैं, जो कुछ डेटा मैनिपुलेशंस हो रहे हैं, वो डेटा मैनिपुलेट होने के बाद कहाँ जाएगा? कहीं रखा जाएगा टेम्प्रेरी बेसिस पे, नॉट फॉर परमानेंट बट टेम्प्रेरी बेसिस पे कहीं रखा जाएगा। तो वो आपका टेम्प्रेरी बेसिस पे स्टोर होगा इनटू अ कंटेनर विच इज़ कॉल्ड अ वेरिएबल। और ये वेरिएबल इसलिए क्योंकि आगे ऑपरेशन जब आप परफॉर्म करेंगे तो वो वैल्यू फिर चेंज होगी। ठीक है, तो आप इसको कांस्टेंट नहीं बनाएंगे, इसको आप वेरिएबल टाइप का बनाएंगे इस कंटेनर को, ताकि उसकी वैल्यू को चेंज कर सकें और उसमें नई वैल्यू अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन हम स्टोर कर सकें। जावा में जो वेरिएबल्स हैं, इनके 3 कंपोनेंट्स होते हैं: डेटा टाइप, वेरिएबल नेम एंड द वैल्यू, जिसको हम लिटरल कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये लिखा हुआ है इंट ए इक्वल टू 25, तो अब देखिए ये 3 कंपोनेंट्स, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिफाइन करा है ए हमारा वेरिएबल है। और ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा है, इसमें 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या है? डेटा टाइप, यानी इंट हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप है, यानी वो ये बता रहा है कि जो हमने कंटेनर ए बनाया है, जो वेरिएबल ए बनाया है, उसका टाइप इंटीजर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ए क्या है? इट इज़ द वेरिएबल नेम, मतलब उस कंटेनर को आप क्या कहेंगे, उस कंटेनर को किस नाम से आप प्रोग्राम में रेफर करेंगे, दैट इज़ द वेरिएबल नेम। वो क्या होगा? उसका वेरिएबल का नाम होगा।
और फिर क्या है, थर्ड कंपोनेंट इज द वैल्यू और द लिटरल। तो वो आपने क्या वैल्यू उसमें डालेंगे, क्या वैल्यू आप डाल रहे हैं उसमें, दैट विल बी द कंटेंट ऑफ दैट कंटेनर, यानी कि वो उस कंटेनर की वैल्यू होगी, वो लिटरल होगा जो आपने उस कंटेनर में स्टोर किया है। आगे बढ़ते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये क्या होता है? वेरिएबल डिक्लेरेशन मीन्स इंट्रोड्यूसिंग द कंपाइलर विद द न्यू वेरिएबल दैट इज टेलिंग अबाउट इट्स नेम एंड डेटा टाइप। तो जब आप वेरिएबल को यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, कोई भी नई चीज़, कोई भी नया सिंबल जब आप अपने प्रोग्राम में ऐड करेंगे, क्योंकि वेरिएबल को आप कैसे दिखाएंगे प्रोग्राम में, एक सिंबल यानी एक वेरिएबल का नाम होगा जो कि सिंबल की तरह बिहेव करेगा। वो सिंबल नया है, अभी कंपाइलर उसको नहीं जानता है, तो कैसे आप उसको यूज़ करेंगे प्रोग्राम में विदाउट लेटिंग द कंपाइलर गेटिंग कन्फ्यूज्ड एंड गिव एरर। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। जब आप डिक्लेयर कर देंगे तो कंपाइलर उस वेरिएबल से इंट्रोड्यूस्ड हो जाएगा। तो आप जब डिक्लेयर करेंगे तो क्या बताएंगे कंपाइलर को? कंपाइलर को आप बताएंगे उसका नाम और उसका डेटा टाइप, यानी कि आप उस कंटेनर का जो नाम है, जो वेरिएबल नेम है, वो आप बताएंगे उसको, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि उस वेरिएबल का या उस कंटेनर का डेटा टाइप क्या है, यानी कि वो किस तरह की वैल्यू को स्टोर करेगा। वंस यू डिक्लेयर दिस, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिक्लेरेशन। तो वंस यू हैव डन द डिक्लेरेशन, क्या होगा, कंपाइलर मेक्स एन एंट्री फॉर दिस वेरिएबल इन द सिंबल टेबल। एक सिंबल टेबल एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कंपाइलर अपने साथ मेंटेन रखता है, और उसमें वो क्या करता है, जो भी नया सिंबल उसको दिखता है, आपने डिक्लेयर किया होता है, उस नए सिंबल की एंट्री वो उस सिंबल टेबल में कर देता है। एंड एनी further reference of this variable in the program is easily understood by the compiler। अब आगे जब आप उस वेरिएबल को या उस सिंबल को यूज़ करेंगे प्रोग्राम में, तो कंपाइलर को आपको बताना नहीं पड़ेगा कि ये क्या है, वो ऑलरेडी रेफर कर लेगा सिंबल टेबल में, क्योंकि सिंबल टेबल में वो ऑलरेडी उसकी एंट्री कर चुका है। तो ये काम होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन का। Now after making an entry in the symbol table for this new variable, the compiler requests the operating system to allocate the desired amount of memory to this variable so that it can hold values during the program execution। तो होता क्या है कि जब आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया कंपाइलर को, कंपाइलर ने सिंबल टेबल में इसकी एंट्री कर दी, यानी कि वो अब इसको जानता है, इस सिंबल को, कि ये वेरिएबल क्या है, ये जानता है कंपाइलर। इसके साथ ही साथ वो क्या करेगा, क्योंकि आपने उस वेरिएबल का डेटा टाइप उसको बताया है, तो डेटा टाइप जो भी आपने पढ़े थे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, आपने याद होगा कि वो हर डेटा टाइप की कुछ मेमोरी साइज होता है और उसकी कुछ रेंज होती है, जो जिस रेंज में वो वैल्यू स्टोर करता है। तो जैसे ही आपने उस डेटा टाइप, जैसे ही आपने उस वेरिएबल का डेटा टाइप बताया कंपाइलर को, कंपाइलर समझ गया कि इस वेरिएबल में, इस कंटेनर में कितनी वैल्यूज़ आ सकती हैं, किस रेंज में वैल्यूज़ आ सकती हैं, और ये वेरिएबल रैम में कितनी मेमोरी लेगा, कितने बाइट्स लेगा। जैसे अगर इंटीजर है तो हमको पता है कि इंटीजर अगर आपका 4 बाइट्स है तो मेमोरी में यानी रैम में उसको कितनी बाइट्स चाहिए होंगी, 4 बाइट्स। तो ये इन्फॉर्मेशन कंपाइलर को मिल गई। अब ये मेमोरी वो लाएगा कहाँ से? कंपाइलर तो मेमोरी एलोकेट नहीं करेगा, जो मेमोरी एलोकेट करता है वो कौन होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को कंपाइलर रिक्वेस्ट भेजेगा कि भाई इस वेरिएबल के लिए, इस नाम के वेरिएबल के लिए इतने बाइट्स हमें एलोकेट कर दो, ताकि प्रोग्राम में जब ये वेरिएबल यूज़ हो तो इतने बाइट्स की उसके पास मेमोरी रहे और वो उस मेमोरी को यूज़ कर सके वैल्यूज़ स्टोर करने के लिए। क्योंकि कोई भी वेरिएबल तभी वैल्यू स्टोर करेगा जब उसके पास स्पेस होगी, जब उसके पास मेमोरी होगी रैंडम एक्सेस मेमोरी में, यानी प्राइमरी मेमोरी में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जावा वेरिएबल्स मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर दे आर यूज्ड इन द प्रोग्राम। यानी कि जावा के जो वेरिएबल्स, जब आप जावा में प्रोग्राम करते हैं तो जब आप वेरिएबल को यूज़ करेंगे तो हमेशा उसको पहले डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि जब आप डिक्लेयर करेंगे तभी आप बताएंगे कंपाइलर को कि ये वेरिएबल क्या है। अगर आप बिना डिक्लेयर किए उसको यूज़ करेंगे तो कंपाइलर को समझ में नहीं आएगा कि आपने क्या सिंबल बनाया है और वो एरर रिपोर्ट कर देगा। ठीक है, अब डिक्लेयर कैसे करते हैं? जैसे ये लिखा इंट ए सेमीकोलन, ये एक स्टेटमेंट है, ये डिक्लेरेशन है। इसमें आपने क्या करा, इंट है आपका डेटा टाइप और ए है आपका वेरिएबल नेम। तो इस तरह से आप डिक्लेरेशन करते हैं। पहले आप क्या लिखते हैं, डेटा टाइप,
उस वेरिएबल का और फिर आप उसका नाम लिखते हैं। सेमीकोलन से ये डिक्लेरेशन कंप्लीट हो जाता है और कंपाइलर कंपाइलर इस वेरिएबल की एंट्री सिंबल टेबल में कर देता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट भेजता है कि भाई इंटीजर जितनी मेमोरी ले रहा है, जितने बाइट्स ले रहा है, उतने बाइट्स इस वेरिएबल ए को अलॉट कर दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होता है? वेरिएबल इनिशियलाइजेशन मीन्स असाइनिंग सम इनिशियल वैल्यू टू द वेरिएबल व्हाइल डिक्लेयरिंग इट। जैसे एग्जाम्पल, ये इसका सिंटैक्स है। जैसे आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट a इक्वल टू 25, तो जब आपने डिक्लेरेशन के टाइम पे उसमें वैल्यू डाली तो वो कहलाता है इनिशियलाइजेशन। मतलब आपने डिक्लेयर तो किया ही, साथ ही साथ आपने उसमें कुछ इनिशियल वैल्यू भी डाल दी। तो ये इनिशियल वैल्यू जो आप डाल रहे हैं डिक्लेरेशन के टाइम पे, ये कहलाती है इनिशियलाइजेशन। तो दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े। एक पढ़ा वेरिएबल डिक्लेरेशन, जिसका मतलब होता है टू इंट्रोड्यूस दैट वेरिएबल टू द कंपाइलर वेयर इट मेक्स इट्स एंट्री इनटू द सिंबल टेबल एंड रिक्वेस्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एलोकेटिंग द amount of memory to the variable. Second is initialization, where we can assign some value at the time of declaring that variable. So it is not, ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपको initialization करना पड़ेगा हर बार, ये ज़रूरी नहीं है। आप कर भी सकते हैं और आप सिर्फ डिक्लेयर भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर बार इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा। आप चाहें तो करें, नहीं तो सिंपल आप डिक्लेयर भी कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ होती है असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या होता है? Any other assignment during the course of execution of the program is called variable assignment. तो अब हमने तीसरी चीज़ क्या पढ़ी? वेरिएबल असाइनमेंट। तो वेरिएबल असाइनमेंट क्या होता है? जैसे आपने ऊपर लिखा int a इक्वल टू 25, तो ये हो गया आपका वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। क्यों? क्योंकि हमने डिक्लेरेशन के टाइम पे उसमें वैल्यू डाली है। ठीक है। और दूसरी जो लाइन हमने लिखी a इक्वल टू a+5, ये हो गया आपका वेरिएबल असाइनमेंट। क्यों? क्योंकि इसमें आपने क्या करा है, आगे आपने इसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया है और उस वैल्यू को दोबारा ए में डाला है, तो ये हो गया वेरिएबल असाइनमेंट। तो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान जो चेंजेस हो रहे होते हैं वेरिएबल में और वो वापस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रहे होते हैं, उनको हम असाइनमेंट कहते हैं। और प्रोग्राम के शुरू में, मतलब पहली बार जब वेरिएबल आपका इंट्रोड्यूस होता है, जब डिक्लेयर होता है, उस टाइम पर जो वैल्यू उसमें स्टोर होती है वो कहलाती है इनिशियलाइजेशन, क्योंकि वो इनिशियल वैल्यू होती है जहाँ से वो शुरू करता है। ठीक है। हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे अभी कोडिंग के थ्रू। अब देखिए जावा में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन। तो देखिए वेरिएबल नेम्स जनरली हम कहते हैं उनको आइडेंटिफायर्स, उनको हम आइडेंटिफायर्स भी कहते हैं। और आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स कुछ यूज़र डिफाइंड नेम्स होते हैं जो हम वेरिएबल्स को दे सकते हैं, लेकिन चूंकि वो यूज़र डिफाइंड है तो यूज़र डिफाइन कर सकता है, लेकिन उसमें भी कुछ सर्टेन रूल्स और कन्वेंशंस हैं जो उसे फॉलो करने चाहिए। तो जावा में कुछ कन्वेंशंस और रूल्स हैं वेरिएबल नेमिंग के लिए, यानी आइडेंटिफायर्स के लिए। देख लेते हैं क्या है वो। तो पहला हम देखेंगे रूल्स क्या है। पहला रूल ये है कि जावा में कोई भी वेरिएबल जब आप बनाएंगे तो आपको उसको स्टार्ट करना पड़ेगा आइदर विद लेटर, अंडरस्कोर और डॉलर। इसके अलावा और कोई भी सिंबल से आप उसको स्टार्ट नहीं कर सकते। कोई भी वेरिएबल का नाम आप डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। और जो स्पेशल सिंबल्स यहाँ दिए हैं, यानी अंडरस्कोर एंड डॉलर, इसके अलावा कोई और स्पेशल सिंबल से आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा रूल है आफ्टर द फर्स्ट कैरेक्टर लेटर, अंडरस्कोर, डॉलर और डिजिट्स कैन बी यूज्ड इन द नेम ऑफ द प्रोग्राम। तो ये पहला स्टार्टिंग आपने कर दी लेटर से या अंडरस्कोर से या डॉलर से। इसके बाद जो भी आप लेटर्स देना चाहते हैं, डिजिट्स देना चाहते हैं, अंडरस्कोर देना चाहते हैं, तो वो आप दे सकते हैं। राइट। फिर क्या है? रिजर्व्ड वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स, यानी कि जावा के जो रिजर्व्ड वर्ड्स हैं, यानी जिनको हम कीवर्ड्स कहते हैं, उनको हम वेरिएबल नेम्स बनाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि इंट, फॉर, वाइल, क्लास, जितने भी हमारे कीवर्ड्स हैं जावा में, जो रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेशल मीनिंग होती है, उनको हम आइडेंटिफायर्स या वेरिएबल नेम्स में यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, यानी कि अगर हमने एक वेरिएबल एज बनाया है विद स्मॉल ए और दूसरा वेरिएबल बनाया है एज विद कैपिटल ए, तो ये दोनों अलग होंगे। ये दोनों ही वेरिएबल्स कंपाइलर अलग अलग तरह से कंसिडर करेगा। एक वेरिएबल एज विद स्मॉल ए होगा, दूसरा वेरिएबल एज विद कैपिटल ए होगा, तो इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। दोनों अलग अलग हैं।
वेरिएबल नेम्स कैन नॉट हैव वाइट स्पेस, मतलब कोई भी वेरिएबल का नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें बीच में आपके स्पेस हो, वाइट स्पेस हो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम कवर करेंगे। फिर है कुछ कन्वेंशंस। तो रूल्स तो आपके वो चीज़ होती है जिसको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो कंपाइलेशन एरर आ जाएगी, ठीक है। लेकिन कन्वेंशंस वो होते हैं जो कि अगर आप नहीं भी फॉलो करेंगे तो ठीक है, एरर नहीं आएगी, प्रोग्राम चल जाएगा। लेकिन ये जावा का टिपिकल प्रोग्राम नहीं लगेगा और इसमें रीडिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब जो आपके प्रोग्राम को रीड करेगा उसको दिक्कत हो सकती है समझने में। तो उसके लिए कुछ कन्वेंशंस बनाए गए हैं। तो पहला कन्वेंशन ये है कि जो भी वेरिएबल नेम आप बनाएं इट शुड बी डिस्क्रिप्टिव टू रिफ्लेक्ट द पर्पस। जैसे सिंपल इंटरेस्ट एक वेरिएबल नेम हमने बनाया, यहाँ पर बीच में अंडरस्कोर लगाया है क्योंकि स्पेस नहीं हो सकता है, ठीक है। तो सिंपल स्पेस इंटरेस्ट हम नहीं बना सकते हैं क्योंकि दैट इज नॉट द अगेंस्ट द रूल ऑफ द आइडेंटिफायर्स। तो सिंपल इंटरेस्ट वेरिएबल नेम देख के पता चल रहा है कि ये वेरिएबल का क्या स्टोर कर रहा होगा, ये स्टोर कर रहा होगा सिंपल इंटरेस्ट। इसी तरीके से जो भी वेरिएबल आप नेम बनाइए कोशिश करिए कि वो आपको उसका पर्पस रिफ्लेक्ट करे, ठीक है। दैट इज द कन्वेंशन। दूसरा कन्वेंशन ये है कि दे शुड फॉलो कैमल केस। तो जावा में कैमल केस फॉलो किया जाता है वेरिएबल नेमिंग में। जैसे सिंपल और इंटरेस्ट मैंने पहले वाले एग्जाम्पल में अंडरस्कोर से सेपरेट किया, दो वर्ड्स को मैंने अंडरस्कोर से सेपरेट किया। इसको आप मिला के भी लिख सकते हैं बाय यूजिंग कैमल केसिंग। तो आपका पहला वर्ड रहेगा स्मॉल में और दूसरे वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में रहेगा। तो ये हो गया आपका कैमल केसिंग। तो इसमें क्या है, दोनों वर्ड्स मिला के लिख सकते हैं आप एंड स्टिल दे विल बी सेपरेटेड। तो जितने वर्ड्स होंगे, मान लो कि तुम्हारा बड़ा वर्ड है कुछ, ठीक है, तो वो उसमें 3 वर्ड्स हैं। तो 3 वर्ड्स हैं तो पहला वर्ड आपका स्मॉल में होगा, सेकेंड वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा और थर्ड वर्ड का पहला लेटर भी कैपिटल होगा। तो इस तरीके से आप कैमल केसिंग में वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये कन्वेंशंस हैं, इनको अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो आपको एरर नहीं आएगी बट रीडिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब इट इज़ जस्ट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द रीडर टू अंडरस्टैंड द प्रोग्राम। तो इसलिए ये कन्वेंशंस बेटर है फॉलो करना जावा में। अब देखिए नेक्स्ट हम आते हैं स्कोप एंड टाइप ऑफ वेरिएबल्स इन जावा। तो जावा में स्कोप क्या चीज़ होती है? जब हमने वेरिएबल बना लिया तो हमने एक सिंबल डिफाइन कर दिया और अब हमें समझना है कि ये वेरिएबल हमारा कैसे यूज़ होगा प्रोग्राम में। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्कोप। स्कोप का मतलब होता है स्कोप ऑफ अ वेरिएबल डिफाइंस द रीजन इन विच द वेरिएबल इज नोन टू द कंपाइलर। हेंस जावा इज सेड टू बी फॉलोइंग स्टैटिक और लेक्सिकल स्कोपिंग। इसको मैं समझाती हूँ। स्कोप का मतलब होता है जब आप किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं या डिक्लेयर करते हैं तो आप जिस रीजन में उसको जब आप उसको डिफाइन कर लेते हैं तो आप कंपाइलर को ये बताते हैं कि वो वेरिएबल कहाँ पे एक्सेसिबल है, अवेलेबल है प्रोग्राम में। तो वो एक्सेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी आपकी स्कोप होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक वेरिएबल बनाया, सपोज सिंपल इंटरेस्ट। अब वो सिंपल इंटरेस्ट वेरिएबल आपने एक फंक्शन के अंदर बनाया, ठीक है। अब अगर आप उस वेरिएबल को उस फंक्शन के बाहर एक्सेस करना चाहेंगे तो हो सकता है कि कंपाइलर एरर दे दे। और अगर आपने एक वेरिएबल बनाया सिंपल इंटरेस्ट जो कि प्रोग्राम के एकदम स्टार्टिंग में बना दिया, किसी फंक्शन के अंदर नहीं बनाया है, किसी क्लास के अंदर नहीं बनाया है, तो वो वेरिएबल आपका प्रोग्राम कंपाइलर कहीं पर भी एक्सेस कर सकता है। तो मतलब स्कोप क्या होता है? स्कोप होता है कि वो वेरिएबल कहाँ पे एक्सेसिबल है, कहाँ पे अवेलेबल रहेगा प्रोग्राम में। इसका भी हम एग्जाम्पल अभी कोडिंग के थ्रू समझेंगे कि स्कोप का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये कहलाता है स्टैटिक लेक्सिकल स्कोपिंग। इसका मतलब ये है कि जावा में जो स्कोप है वेरिएबल का वो कंपाइलेशन टाइम पर ही पता चल जाता है, ठीक है। और कंपाइलेशन का मतलब अभी आपका प्रोग्राम स्टैटिक स्टेट में है, इसीलिए जो स्कोपिंग जावा में फॉलो होती है वो होती है स्टैटिक या लेक्सिकल स्कोपिंग, क्योंकि जो वेरिएबल का स्कोप है वो कंपाइलेशन टाइम पे डिसाइड हो जाता है। अब देखिए स्कोप आपके वेरिएबल का टाइप बताता है। जावा में किस टाइप का वेरिएबल है ये बताता है आपका स्कोप। तो यूजुअली स्कोप जनरली क्या होता है कि जब आप वेरिएबल को बनाते हैं तो यूजुअली द स्कोप ऑफ अ वेरिएबल इज डिटरमाइंड बाय द पोजीशन ऑफ द वेरिएबल इन द प्रोग्राम। मतलब वेरिएबल कहाँ पे आपने बनाया है उससे डिटरमाइन होता है कि इसका स्कोप क्या होगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको सिंपल इंटरेस्ट का, तो सिंपल इंटरेस्ट वेरिएबल अगर आपने एक फंक्शन के अंदर बनाया है तो वो अलग स्कोप हो गया, और अगर आपने वो वेरिएबल
सारे फंक्शंस के ऊपर बनाया है तो उसका स्कोप अलग हो गया। तो मतलब बेसिकली यूजुअली उसकी जो पोजीशन है प्रोग्राम में वो उसका स्कोप अपने आप डिटरमाइन कर देता है। अब ये एक टेबल है जिसमें आप देख सकते हैं कि जावा में बेसिकली 3 तरह के स्कोप होते हैं, जनरली 3 तरह के स्कोप होते हैं, और उससे वो डिटरमाइन होता है कि उस वेरिएबल का टाइप क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, इसको ध्यान से समझिए। 3 तरह के स्कोप होते हैं जो कि 3 तरह के जनरल जावा वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। पहला है ऑब्जेक्ट लेवल स्कोप। ओके, ऑब्जेक्ट लेवल स्कोप आपका बनाता है इंस्टांस वेरिएबल। तो जो वेरिएबल इंस्टांस वेरिएबल है, ओके, उसका जो स्कोप होगा वो होगा ऑब्जेक्ट लेवल स्कोप। अब इंस्टांस वेरिएबल क्या होते हैं? वो वेरिएबल्स जो कि क्लास के डेटा मेंबर्स होते हैं। अब चूंकि हमने क्लासेस आपको बताई नहीं है अभी, तो इसको हम और अच्छी तरह से समझेंगे अगले लेक्चर में, यानी नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि पहला टाइप होता है इंस्टांस वेरिएबल जिसका स्कोप होता है ऑब्जेक्ट लेवल। दूसरा होता है स्टैटिक वेरिएबल जिसका स्कोप होता है क्लास लेवल, और ये स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर होता है। और तीसरा होता है लोकल वेरिएबल जिसका स्कोप होता है मेथड लेवल। मेथड मतलब फंक्शन लेवल पर ये स्कोप आपका रहता है, ठीक है। Apart from the position of the variable, the scope is also controlled by access modifiers। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वेरिएबल का पोजीशन तो उसका स्कोप बताता ही बताता है, लेकिन एक और चीज़ होती है जो कि इसके स्कोप को कंट्रोल करती है जावा में, जो कि कहलाती है एक्सेस मॉडिफायर्स। एक्सेस मॉडिफायर्स भी डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स पढ़ लेंगे। तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अभी जो हम आपको समझाएंगे, अब हम कोडिंग वाले स्टेप में आ रहे हैं, तो कोडिंग वाले स्टेप में हम आपको ये बताएंगे कि लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं जावा में, और उनका मेथड या फंक्शन लेवल स्कोप से हम क्या मतलब निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब चूंकि इंस्टांस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल क्लास से और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, जो कि हमने अभी कवर नहीं किया है, तो वो हम आपको आगे के लेक्चर में क्लियर कर देंगे। वहां पे हम फिर से आएंगे इस टॉपिक पे वापस, स्कोप ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी हम क्या पढ़ेंगे? लोकल वेरिएबल जिसका स्कोप होता है मेथड लेवल, ठीक है। तो बेसिकली मेथड लेवल स्कोप एंड लोकल वेरिएबल इन जावा, तो ये क्या होता है? इन जावा अ वेरिएबल इज लोकल। लोकल वो तब होगा इफ इधर या तो हो या इट इज डिक्लेयर्ड इन अ फंक्शन, और इट इज अ पैरामीटर टू अ फंक्शन, और इट इज डिक्लेयर्ड विद इन अ ब्लॉक। यानी कि इनमें से कोई भी एक चीज अगर हो रही है तो वो वेरिएबल क्या कहलाता है? लोकल वेरिएबल, और उसका स्कोप क्या होता है? मेथड लेवल स्कोप, यानी फंक्शन के अंदर ही रहेगा। तो कब कब होगा? या तो वो वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया हो, या फिर वो फंक्शन में कोई पैरामीटर हो, या फिर वो एक ब्लॉक के अंदर हो। ब्लॉक कैसे बनता है? ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। Such a variable is only accessible or available till the function or block of declaration and is said to have a local scope. Any attempt to access is beyond this scope will result in a syntax error or compilation error. तो फ्रेंड्स अब हम आपको दिखाते हैं कोडिंग के थ्रू कि कैसे आप इसका कैसे आप समझेंगे इसको। तो फ्रेंड्स ये देखिए, हमने एक प्रोग्राम पहले से बनाया हुआ है। लेट मी फर्स्ट एंटर इनटू द प्रेजेंटेशन मोड। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं क्लास बना हुआ है और इसके अंदर एक फंक्शन बना हुआ है मेन। मेन क्या है? मेन एक फंक्शन है, और हमने एक और फंक्शन बनाया है शो। अब आप चूंकि स्टैटिक नहीं पढ़ा है तो लेकिन इसलिए हम आपको अभी सिंपल तरह से समझा देते हैं कि जो मेन फंक्शन है इसके अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया है ए। तो अब चूंकि आपको पता है कि कोई भी वेरिएबल अगर किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होता है तो वो क्या हो जाता है? लोकल। जैसे अभी हमने आपको प्रेजेंटेशन में दिखाया कि कब वो लोकल होगा? या तो वो फंक्शन के अंदर बनाओ। तो पहली कंडीशन ए के लिए फॉलो हो रही है, यानी ए का स्कोप क्या हो गया? लोकल। अब जब हमने लोकल का मतलब ये है कि अब मेन के अंदर ही ये अवेलेबल है, क्योंकि ये मेन के अंदर डिक्लेयर है। अब मैंने मेन के अंदर क्या लिखा? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए, ठीक है। तो यहाँ पे ये अवेलेबल है, लेकिन हमने एक और फंक्शन बनाया है नीचे, शो। अब ये जो शो फंक्शन है ये मेन के बाहर बना है, मेन यहाँ क्लोज हो रहा है। हम एक काम करते हैं फ्रेंड्स, आपको फिर से करके दिखा देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो या चलिए हम फिर से कोडिंग कर लेते हैं इसकी, ठीक है। ओके, तो ये फंक्शन हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं।
ठीक है, हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहे हैं इंट ए, ठीक है। तो ये हमारा लोकल वेरिएबल हो गया, लोकल टू द फंक्शन मेन। अब हमने क्या लिखा यहाँ पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और हमने ए को प्रिंट कर दिया, ठीक है, वेरी गुड। दूसरा हमने एक फंक्शन बनाया है मेन के बाहर जो कि शो फंक्शन है, और शो फंक्शन रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है, और ये स्टैटिक है क्योंकि ये रूल होता है जावा में कि अगर आपको स्टैटिक, इसको हम मेन से कॉल करेंगे तो मेन खुद स्टैटिक है, तो स्टैटिक से अगर आप कोई फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो वो सिर्फ स्टैटिक ही हो सकता है, यानी कि मेन से आप कोई फंक्शन को कॉल करोगे तो वो सिर्फ स्टैटिक ही कॉल होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने शो को स्टैटिक बना दिया। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से शो को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। इसमें अभी हम इंट के हटा देते हैं, राइट, और ये हमने यहाँ पे इसको कॉल कर लिया। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं इस वेरिएबल ए को एक्सेस करने की, डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है, इससे हम कोशिश करें ए को एक्सेस करने की, ठीक है। अब देखिए आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये इनिशियलाइज नहीं है, तो हम इसको कुछ इनिशियल वैल्यू दे देते हैं, मान लो हमने दे दिया 10, ठीक है, तो ये एरर चली गई, यानी कि इसकी इनिशियल वैल्यू ये क्या है, ये डिक्लेरेशन है, राइट, और यहाँ पे हम इसको एक्सेस कर रहे हैं, तो ये लोकल हो गया, ठीक है। अब लोकल होने का मतलब मेन के अंदर ही अवेलेबल होगा, जैसे ही आप शो को कॉल करोगे, हम शो में ही एक्सेस करें, तो शो के अंदर ए अवेलेबल नहीं है, तभी ये देखो दिखा रहा है यहाँ पे, एडिटर हमें बता रहा है कैन नॉट रिजॉल्व सिंबल ए। इसको अगर हम रन करेंगे तो हमें कंपाइलेशन एरर मिलेगी, देखिए, ये देखिए एरर आ गई, कैन नॉट फाइंड सिंबल ए, लाइन नंबर 13, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ए इज लोकल, ए क्या है, लोकल है, तो ठीक है, हम यहाँ से ए को हटा देते हैं, राइट। अब अगर हम ये स्टेटमेंट कमेंट आउट कर दें, ठीक है, अब हम इसको रन करें तो हमारी एरर चली गई, राइट, तो हमारी एरर चली गई और हमारा आउटपुट क्या आ गया, ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करने का। दूसरा तरीका होता है कि हम किसी फंक्शन का पैरामीटर बनाएं, तो अब हम एक पैरामीटर बना लेते हैं इंट के, शो का एक पैरामीटर बना लेते हैं इंट के, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, के को डिस्प्ले करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम कॉल कर लेंगे शो को विद द वैल्यू 20, और साथ ही साथ हम यहाँ पे एक और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, मतलब फंक्शन मेन के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं के को एक्सेस करने की, ठीक है, आप देख रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है, जो एरर पहले ए में आ रही थी शो फंक्शन के अंदर, वो एरर अब मेन में आ रही है के के लिए। क्यों आ रही है के लिए, क्योंकि ये जो के है ये आपने यहाँ पे यूज करा है इन द फंक्शन शो, और ये फंक्शन शो में पैरामीटर में यूज करा है, तो इसका स्कोप क्या हो गया, लोकल, यानी कि ये के जो है वो सिर्फ शो के अंदर अवेलेबल है, इट इज नॉट अवेलेबल आउटसाइड द फंक्शन शो इन द फंक्शन मेन और एनी अदर फंक्शन, ठीक है। तो अगर आप इस पे पॉइंटर लेके आएंगे तो ये कहेगा कैन नॉट रिजॉल्व सिंबल के, इसको अगर हम रन करें तो सेम एरर आएगी, देखिए, ये देखिए, कैन नॉट फाइंड सिंबल वेरिएबल के, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि के जो है वो हमारा लोकल वेरिएबल है, जिसका अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी सिर्फ फंक्शन के शो के अंदर है, क्योंकि ये उसमें लोकल है, उसका स्कोप लोकल है शो के अंदर, तो ये आपका मेन में नहीं होगा। अब इसको अगर हम कमेंट आउट कर दें, ठीक है, और हम दोबारा ये प्रोग्राम रन करें तो देखें क्या होता है, ओके, अब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है और आपका आंसर क्या आ रहा है, a = 10 और k 20, दोनों का आंसर आ रहा है। आपने एक बार लोकल वेरिएबल a प्रिंट किया और दोबारा आपने फंक्शन शो को कॉल किया, तो शो के अंदर कंट्रोल जा रहा है फंक्शन शो के अंदर, और वो यहाँ से इसको प्रिंट कर रहा है, जो लोकल वेरिएबल इस फंक्शन का है वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो ये तो दूसरा मेथड हो गया लोकल वेरिएबल बनाने का। पहला मेथड क्या हुआ कि डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन, तो हमने मेन के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर किया। दूसरा मेथड क्या है, डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल एज पैरामीटर टू अ फंक्शन, तो वो हमने यहाँ पे कर दिया कि हमने पैरामीटर बनाया। अब तीसरा तरीका ये है कि कोई भी वेरिएबल आप किसी ब्लॉक के अंदर बनाइए, तो हम एक ब्लॉक बना लेते हैं विद ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेसेस, ये हमने ब्लॉक बना लिया। इसके अंदर मान लीजिए हम एक वेरिएबल बनाएं इंट j इक्वल टू, ये एक और वेरिएबल हमने बनाया 30, ठीक है। अब क्या हम j को मेन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं? नहीं, देखिए एरर आ गई, कैन नॉट रिजॉल्व j। क्यों? क्योंकि j जो है वो इस ब्लॉक के अंदर है, ये देख रहे हैं आप, ओपनिंग कर्लिंग ब्रेसेस है, इसके अंदर j बना हुआ है, तो ये एक लोकल है।
अगर हम इसके अंदर, इस ब्लॉक के अंदर अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे तब क्या ये प्रिंट हो जाएगा? यस, अब ये प्रिंट हो जाएगा, है ना। तो अगर आप यहाँ पे कर्सर लाएंगे तो आपको क्या आएगा? एरर, कैन नॉट रिजॉल्व सिंबल जे। अगर आप इसको रन करेंगे तो आपको कंपाइलेशन एरर मिलेगी, कैन नॉट रिजॉल्व सिंबल जे। इसका मतलब क्या हो गया कि जे आपका एक लोकल वेरिएबल था इनसाइड द ब्लॉक विद ओपनिंग कर्लिंग ब्रैकेट, सो इट इज नॉट अवेलेबल आउटसाइड दिस ब्लॉक। तो इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं और अब हम देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए? 10, 20 एंड 30। तो देखते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो ये देखिए 10, 20 एंड 30, ये हमारा आउटपुट आ गया। ठीक है, अब एक चीज और है, अगर वेरिएबल हमारा ब्लॉक के अंदर या सॉरी अगर वेरिएबल हमारा लोकल है और वो अपने स्कोप के बाहर अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब जो दूसरे वेरिएबल्स हम बना रहे हैं लोकल स्कोप में उनको भी हम सेम नाम दे सकते हैं, है ना। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये, जैसे A10 A जो हमने यहाँ बनाया है मेन के अंदर, और जो वेरिएबल हमने K यहाँ बनाया है, अब इस K का एक्सेसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है ना। तो अगर हम इस K को A करते हैं, ठीक है, तो क्या ये चलेगा? बताइए, चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला A और ये वाला A दोनों अलग है, तो हम अलग अलग स्कोप में सेम नाम के वेरिएबल्स बना सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको भी हम ए कर सकते हैं, यहाँ पे भी ए कर दीजिए। देखिए एरर चली गई, है ना। तो इसका मतलब ये है कि अच्छा, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने a = 10 रखा है और यहाँ पे भी हमने a = 30 रखा है। अब ये a हमारा अलग है और ये a हमारा अलग है, लेकिन वो जब आप यहाँ पॉइंटर ला रहे हैं तो वो कह रहा है वेरिएबल a इज ऑलरेडी डिफाइंड इन द स्कोप। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो a है जो बाहर लिखा हुआ है इस ब्लॉक के, ये अवेलेबल है इस ब्लॉक के अंदर भी। तो वो ये समझ रहा है कि आप यही वाला ए यूज़ करना चाह रहे हैं, जो बाहर वाला ए है उसको यूज़ करना चाह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जो बाहर वाला ए है वो अंदर भी एक्सेसिबल है, लेकिन जो अंदर वाला ए है वो बाहर एक्सेसिबल नहीं है। इसीलिए आप यहाँ पे अगर ए को प्रिंट करोगे तो आपको बाहर वाला ए मिलेगा। ठीक है, इसको आप कर दो ए, यहाँ पे आप कर दो ए, तो यहाँ पे अगर आप ए प्रिंट करोगे तो आपको बाहर वाला ए मिलेगा। ठीक है, और इसके अंदर करोगे तो अंदर वाला ए मिलेगा। तो बाहर वाला ए अंदर अवेलेबल है, इसीलिए जब आप यहाँ पॉइंटर लेके आ रहे हो, ये एरर नहीं है, लेकिन जब आप यहाँ पॉइंटर लेके आ रहे हो तो वो कह रहा है इट इज ऑलरेडी डिफाइंड इन द स्कोप। तो उसको लग रहा है कि ये वो बाहर वाला ए है, जबकि इन दोनों का स्कोप अलग अलग है। तो कोई बात नहीं, हमने अंदर एक और ए बना दिया विद वैल्यू 30। अब ये ए अलग है और ये ए अलग है। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एरर आ रही है, वेरिएबल ए इज ऑलरेडी डिफाइंड इन द स्कोप। ओके, तो मतलब कि ये अलाउ नहीं करेगा इस तरह से करना हमें, राइट। तो थोड़ी सी दिक्कत हो गई यहाँ पे फ्रेंड, सॉरी। ये आपका, इसको हम, ये जो आपने ऊपर ए बनाया है ये उसको कंसिडर नहीं करेगा, तो इसको हम रहने देते हैं जे और इसको हम जे रहने देते हैं। ठीक है, तो हमें जो चीज़ रीयूज करना है वो है अलग अलग स्कोप में। ठीक है, अलग अलग स्कोप में आप सेम वेरिएबल यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ग्लोबल स्कोप, यानी कि जो ये बाहर वाला ए है ये अंदर वाले ए के लिए ग्लोबल है, अंदर वाले ए में ये अवेलेबल, अंदर वाले ब्लॉक में ये अवेलेबल रहेगा। तो अंदर वाले ब्लॉक के लिए जो मेन के अंदर आपने एक और ब्लॉक बनाया है, इसके अंदर ये बाहर वाला ए अवेलेबल है। ठीक है, तो आप दोबारा ए को डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि कंपाइलर फिर कहेगा कि आप ऑलरेडी बना चुके हैं, तो ये नहीं कर सकते। लेकिन आप एक अलग फंक्शन के अंदर ए बना सकते हैं। ठीक है, तो ये ए और ये ए दोनों अलग हैं। तो अगर आप इसको रन करेंगे तो अब आपका ये प्रोग्राम चल जाएगा। तो देखिए इसमें ये हो गया आपका 10, 20, 30। ठीक है, तो ये आपको एक सिंपल सा मैंने एग्जाम्पल दिया। इसके अलावा हम आपको नेमिंग कन्वेंशंस बता दें कि क्या क्या आप कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं। तो आप, अब हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल बनाया सिंपल इंटरेस्ट। तो पहला रूल, चलिए पहले रूल से चलते हैं कि आपका जो स्टार्टिंग कैरेक्टर होना चाहिए नाम का वो क्या होना चाहिए, इट शुड आइदर बी अ लेटर और अंडरस्कोर और अ डॉलर। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं $A, यस,
लिख सकते हैं, क्योंकि ये रेड नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब कि हम ऐसे कर सकते हैं। ये यहाँ पे रेड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मेन का एक ब्रैकेट बन रही है, ठीक है। अब चला गया, तो ये मैंने कर दिया मान लीजिए इक्वल टू 10। हाँ, दूसरा वेरिएबल मैंने बनाया इंट, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते ना, डिजिट से नहीं कर सकते, लेटर से कर सकते हैं। तो मैंने कहा इसको हम अंडरस्कोर से करें, अंडरस्कोर ए इक्वल टू 20, ठीक है। ये दूसरा वेरिएबल बन गया, ये कर सकते हैं आप। और क्या कर सकते हैं आप लेटर तो है ही है, ए इक्वल टू 30, ठीक है, ये कर सकते हैं। और क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते हैं आप, ये नहीं कर सकते 2a इक्वल टू 50। देखिए इसमें एरर आ रही है, देख रहे हैं आप, क्योंकि आप नॉट ए स्टेटमेंट, ये इसको नॉट ए स्टेटमेंट कह रहा है क्योंकि ये गलत तरीका है नेमिंग का। आप किसी भी वेरिएबल नेम को डिजिट से नहीं लिख सकते, ठीक है। इसके अलावा हम आपको और चेंज दिखाते हैं इसमें। क्या हम ऐसे कर सकते हैं a स्पेस b, ये भी गलत है, इसमें भी एरर आ रही है क्योंकि ये भी आपका वेरिएबल नेम नहीं है, ठीक है। वेरिएबल ए इज ऑलरेडी डिफाइंड, तो वो सिर्फ ए को वेरिएबल ले रहा है जो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, तो ये भी गलत हो गया, स्पेस नहीं होना चाहिए। और क्या हम कोई कीवर्ड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ये देखिए क्लास मैंने लिख दिया, क्या क्लास वेरिएबल नेम बन सकता है? नहीं, क्यों? क्योंकि ये कहेगा आपसे आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड। आइडेंटिफायर क्या होता है? वेरिएबल नेम। तो वेरिएबल नेम की जगह आपने यहाँ पे कीवर्ड दे दिया है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। और क्या नहीं कर सकते हम कोई स्पेशल सिंबल और नहीं दे सकते, अंडरस्कोर डॉलर के अलावा हम स्पेशल सिंबल नहीं दे सकते। यानी कि अगर हम लिखें GOAT गोट और हम यहाँ पे स्टार लगा दें और दिस तो कीवर्ड है, हम ये लिख दें यू, ठीक है। तो ये देखिए ये गलत हो गया, क्यों? क्योंकि ये आपका स्पेशल सिंबल है, तो ये उसको समझ नहीं पा रहा है, इसीलिए ऐसे एरर्स दे रहा है। बट दिस इज रॉन्ग बिकॉज देयर इज अ स्टार। इसको अगर हम यहाँ पे अंडरस्कोर कर देंगे देन इट विल बी अ वैलिड आइडेंटिफायर, ठीक है। और अब हम कन्वेंशन पे आ जाते हैं, ठीक है। तो हमने रूल्स कवर कर लिए, स्टार्टिंग क्या होना चाहिए, अच्छा हाँ, स्टार्टिंग क्या होना चाहिए, और आगे जब आप वेरिएबल को नेम करेंगे तो आप कौन कौन से सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम ये भी कर सकते हैं, इसमें हम लेटर्स भी डाल सकते हैं, ये भी आपका ठीक है, ठीक है। डिजिट्स भी डाल सकते हैं, ये भी आपका ठीक है। तो आगे आप उसको किसी भी अंडरस्कोर डॉलर डिजिट्स लिख सकते हैं, लेकिन शुरू में सिर्फ अंडरस्कोर डॉलर और लेटर ही होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब हम किस पे आएंगे? कन्वेंशन पे। तो कन्वेंशन अगर हम फॉलो करना है, तो जैसे मान लो मुझे सिंपल इंटरेस्ट बनाना है, तो आई से सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 0। तो ये आप कर सकते हैं, राइट। और आप क्या नहीं कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते हैं SI, ये नहीं कर सकते। इवन आप ये भी नहीं कर सकते हैं, इवन आप ये भी नहीं कर सकते हैं S डॉट आई डॉट, क्योंकि डॉट क्या होता है, डॉट एक ऑपरेटर होता है, तो डॉट भी आपका स्पेशल सिंबल है, उसको आप यूज़ नहीं कर सकते। दिस विल ऑल्सो रिजल्ट इनटू अ एरर, ठीक है। तो ये सारे आपके नेमिंग कन्वेंशंस और रूल्स हो गए वेरिएबल्स के। और फ्रेंड्स, इसमें आपको कोई भी दिक्कत आई हो, कोई भी प्रॉब्लम, आप ये सारे प्रोग्राम्स ट्राई कर सकते हैं अपने एडिटर पे। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आए, कोई भी परेशानी आए, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब हमारा जो अगला वीडियो होगा दैट विल बी ऑन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, जिसमें फिर हम कवर करेंगे अपने बाकी के टॉपिक्स, जैसे वेरिएबल स्कोप में हम इंस्टांस वेरिएबल देखेंगे और स्टैटिक वेरिएबल देखेंगे क्या होते हैं। सबसे पहले तो हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स देखेंगे, ठीक है, जो कि आपके जावा का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेसिक है, क्रक्स है। उसके अलावा क्लासेस के अलावा जावा में और कुछ है नहीं, राइट। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इसको देखिएगा और हमें बताइएगा आपको कैसा लगा ये वीडियो। आपके सजेशंस भी हम इनवाइट करते हैं और इन द एंड हम एक क्विज डालेंगे, तो क्विज को भी आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। और इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक दीज लेक्चर्स, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट। थैंक यू।